तो हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यूको एनिमेशन की सीरीज को अपने सेकंड चैनल पर ट्रांसफर करने वाला हूं। तो अब से यूको एनिमेशन की सारी सीरीजें मैं वहां पर ही एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशिन वो अपने मास्टर की बॉडी को रिकवर करने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही मास्टर युआनजी उस तक पहुंचता है तो मोशिन उसकी बॉडी उसे वापस करता है और उसके साथ में उसे हील करने के लिए अपने मेडिकल स्किल्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसके साथ वो मास्टर युआनजी की लोअर बॉडी को उसकी अपर बॉडी के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। इसमें उसे काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है और दूसरी तरफ से मास्टर बाशिनजी वो भी वापस आने के लिए काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था और उनकी आवाज सुनते ही मास्टर युआनजी और ब्लाइंड ग्रैंडपा दोनों ही वहां से भाग खड़े होते हैं और मोशिन प्रिंसेस को लेकर वापस से यानकांग बॉर्डर की तरफ जा रहा होता है। मगर विच लॉर्ड पहले ही एक ऑर्डर दे देता है कि मार्शल खान और उसके साथियों को यानकांग किंगडम में एंटर होने न दिया जाए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस वो हंस रही होती है क्योंकि मोशिन उसके प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करते हुए उसे हील कर रहा होता है ताकि उसके इंजरीज ठीक हो जाएं और घर पहुंचने के बाद उसका फादर उस पर गुस्सा ना हो। मगर प्रिंसेस वो मोशिन से कह रही होती है कि मेरी सारी इंजरीज तो हील हो चुकी हैं, यहाँ तक कि सोड के जख्म भी गायब हो चुके हैं, मगर तुम अभी भी मुझे हील करने में लगे हुए हो। मुझे इससे काफी अजीब सा फील हो रहा है। पर मोशन कहता है कि प्लीज कुछ देर तक होल्ड करो और ज्यादा मूवमेंट मत करो, मैं बस तुम्हारी बॉडी में मौजूद जो इंटरनल इंजरीज हैं उनको भी हील कर रहा हूँ। ये कहने के साथ वो उसके लेफ्ट शोल्डर में मौजूद जितनी भी इंजरीज होती हैं उन्हें फौरन से हील कर देता है और प्रिंसेस को एक हल्का सा दर्द महसूस होता है। मगर मोशन उससे कहता है कि हाँ अब काम कंप्लीट हो गया। तो प्रिंसेस अपने शोल्डर को मूव करके देखती है तो उसके शोल्डर में अब किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी इंटरनल इंजरीज भी ठीक हो चुकी थी। मगर यहाँ पर प्रिंसेस का मूड कुछ और ही होता है। वो मोशन से कहती है कि तुम एक डिवाइन फिजिशियन हो, जरा मेरी पीठ पर जख्मों के निशान देखकर बताओ तो सही कि क्या ये हील हुए हैं या नहीं। मुझे लगता है कि शायद जख्मों के निशान अभी भी मौजूद हैं। पर इतने में वहां पर लिंगर आ जाती है और वो कहती है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पीठ पर मेडिसिन लगा देती हूँ और हाँ, तुम्हारी पीठ पर मेडिसिन लगाते वक्त मैं अपने पंजों को भी काफी सॉफ्ट कर लूंगी जिससे तुम्हारी पीठ पर किसी किस्म की कोई खरोच भी नहीं आएगी। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे पंजे काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, तुम इन पंजों को ह्यूमन हैंड्स में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर देती। तो लिंगर कहती है कि अगर मेरे मास्टर को ह्यूमन हैंड्स पसंद होंगे तो मैं इन्हें ह्यूमन हैंड्स में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। मगर प्रिंसेस कहती है कि जरा तुम अपनी आइस पपिल्स को देखो तो सही कि ये हमारी आइस पपिल्स से कितनी डिफरेंट हैं। तो लिंगर फिर से कहती है कि ये इसलिए हैं क्योंकि मेरे मास्टर को पसंद है। तो फिर सेवेंथ प्रिंसेस कहती है ऐसा करो कि तुम ह्यूमन फॉर्म ही ले लो। तो लिंगर कहती है अगर मैं ह्यूमन फॉर्म ले लूं तो क्या मेरा मास्टर मुझे पसंद करेगा। उसकी ये बातें सुनते हुए प्रिंसेस काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे पकड़कर वहां से दूर उठा फेंके। मगर दोनों ही यहाँ पर मोशन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन रहे होते हैं और ये बात मोशन को बिल्कुल हैरान कर देती है। और दूसरी तरफ से वो जैसे ही हंसता है तो सेवेंथ प्रिंसेस अपना हैमर उसके सर पर दे मारती है जिसकी वजह से उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो लड़खड़ाते हुए दाएं बाएं चल रहा होता है और कहता है कि मेरा क्या कसूर था। इतने में अचानक से बाशिन जी की आवाज सुनाई देती है तो न्यू काफी खुश होता है और कहता है कि तो फाइनली मास्टर आप आ ही गए। बाशिन जी जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो अपने मास्टर को तलाश करता है और कहता है कि मास्टर फाइनली आप आ गए। मगर उसे मास्टर तो कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिस पर वो काफी हैरान होता है और दोबारा से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर आप सच में पत्थर दिल इंसान हैं, मेरे लिए आपने वेट भी नहीं किया। आपको पता भी है कि मैंने कितना लंबा टाइम आपका इंतजार किया है, उसके बावजूद भी आपने मुझे एक मिनट भी नहीं दिया। आपकी खातिर मैं बारबेरियन क्लान और फिर विच क्लान के पास भी लड़ने के लिए गया और आपकी लोअर बॉडी को हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, मगर आप मुझे एक मिनट भी नहीं दे पाए। मगर मोशन उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज आप रोना बंद कीजिए, मास्टर को आपकी बहुत ज्यादा परवाह है इसीलिए तो वो यहाँ पर आए थे। बस मास्टर को आपका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, आप बहुत ज्यादा बड़बोले हो जाते हैं और साथ में काफी अजीब सी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से मास्टर आपको हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी परवाह नहीं करते, वो सबसे ज्यादा आप ही की परवाह करते हैं। जब उन्हें पता चला कि आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं तो यकीन जानिए कि वो पहली फुर्सत में ही आपको बचाने के लिए निकल गए। ये बात सुनते हुए प्रिंसेस और लिंगर हंस रही होती है, मगर बाशिन जी को देखकर वो कहती है कि हाँ हाँ ये सच कह रहा है।
मगर बाशियन जी दोबारा से रोते हुए कहता है कि मैं मास्टर को अपने बचपन से ही फॉलो कर रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी वो आज भी मुझे बिल्कुल पहले की तरह ही ट्रीट करते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था और अपना बिस्तर गीला कर देता था तो वो मुझे बहुत ही जोर का थप्पड़ भी मारते थे, घर के कोने में ले जाकर खड़ा कर देते थे। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक टॉर्चर किया है कि वो मुझे अपनी अंडरवियर धोने पर मजबूर कर देते थे। बाशियन जी की बातें सुनने के बाद वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो बाशियन जी उन लोगों को फिर से एक और बात बताता है और कहता है कि तुम लोग नहीं जानते, मास्टर ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं पास वाले गांव से कुछ डक्स चुरा कर लाऊं, मगर एक दिन वो सारे की सारी डक्स मेरे पीछे पड़ गई थी। मगर मोशन कहता है कि मास्टर प्लीज सीरियस हो जाइए, हम लोग इस वक्त बारबेरियन क्लान के पास पहुंचने वाले हैं और ग्रासलैंड वो खत्म होने वाला है। अगर बारबेरियंस ने देखा कि मार्शल खान रो रहा है तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और फिर पूरे विच क्लान और बारबेरियन क्लान में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनते ही बाशियन जी दोबारा से सीरियस हो जाता है और अपना स्पीयर उठाकर दोबारा से उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। इस मोशन बाशियन जी को सीरियस होता देखकर दोबारा से खुश होता है कि चलो अब आगे का सफर तो ठीक से गुजरेगा। वो लोग जब बारबेरियन क्लान के पास से गुजर रहे होते हैं तो बारबेरियन क्लान वो उन लोगों पर नजर रखे हुए होता है और मोशन और बाशियन जी नोट करते हैं कि बारबेरियन क्लान के लोग वो उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं, जिस पर उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक से 3 बड़े बड़े हाथी उन लोगों का रास्ता रोककर उन्हें बॉर्डर की तरफ जाने से रोक देते हैं और एक वॉरियर उन लोगों के सामने आकर कहता है कि मार्शल खान, हमारे विच लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करने ना दिया जाए। हमारे पास ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद बाशियन जी गुस्से में उन लोगों से कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर वो बंदा बिल्कुल हिल सा जाता है। उसे पता था कि मार्शल खान कौन है। और दूसरी तरफ बाशियन जी फिर से दूसरे लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तो वो लोग भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इतने में एक आवाज आती है और कहा जाता है कि मार्शल खान को जाने दिया जाए। वहाँ पे हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है। वो वॉरियर फौरन से वहाँ पर आते हुए बाशियन जी से कहता है कि मार्शल खान, मेरा नाम बान गोन्सुओ है। मगर वहाँ पे मौजूद एक वॉरियर वो बान गोन्सुओ से कहता है कि क्या तुम विच लॉर्ड के ऑर्डर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते भी हो ना कि इसकी सजा क्या हो सकती है। इतना कहते ही बान गोन्सुओ एक जोरदार पंच मारता है, मगर वो पंच उस वॉरियर को लगता तो नहीं है, मगर उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे ही लोग बिल्कुल हिलकर रह गए थे। यहाँ तक कि सामने वाले वॉरियर का मास्क बीच में से कटकर 2 टुकड़े हो गया था। और बान गोन्सुओ उन लोगों से कहता है कि मार्शल खान की पावर वो लिमिटलेस है, इसलिए आज हम लोग उसे नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद वो बाशियन जी के पास आता है और कहता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा वक्त आए कि हम लोग इसे रोक पाएं और इसे हरा पाएं। एक दिन अगर मैंने इसे हरा दिया तो मैं विच क्लान का ओवरलॉर्ड बन जाऊंगा। तो बाशियन जी उससे कहता है कि तो बाकी लोगों से काफी डिफरेंट हो, तुम्हारी फाउंडेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने तुम्हारा अभी पंच अटैक देखा, ये वाकई लाजवाब था। ये बाकी लोगों के मुकाबले में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग भी लगा। तुम्हारी बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर तुम मारे न गए तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में तुम एक बड़े एम्परर बन सकते हो। अगर एम्परर ना बने तो कम से कम तुम ग्रासलैंड के ओवरलॉर्ड तो जरूर बनोगे। तो फिर गोन्सुओ कहता है कि तारीफ करने के लिए शुक्रिया। ये कहने के बाद बाशियन जी उसे क्रॉस करके आगे चला जाता है और गोन्सुओ पीछे से कहता है कि उम्मीद है कि हम लोग दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। और मोशन को ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, मगर हमें दिखाया जाता है कि ग्रासलैंड को क्रॉस करने के बाद वो लोग यांकांग किंगडम में एंटर कर जाते हैं। और मोशन वो बाशियन जी की बॉडी को देखकर ही अंदाजा लगा लेता है कि बाशियन जी ने लुवुलान क्लान के किंग वॉरियर्स के साथ फाइट की है, उसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हुआ है। ड्रैगन किलिंग सिलाइवा वो एक्सटर्नल इंजरीज को फौरन से हील कर देता है, मगर इंटरनल इंजरीज को हील करने के लिए रिफाइन की गई पिल्स की जरूरत पड़ती है। और मैंने इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। मैंने वहाँ मौजूद जितनी भी नेचुरल हर्ब्स थी उन्हें कलेक्ट कर लिया था। और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में 2 अलग अलग लेटर्स भी होते हैं। ये लेटर्स किस चीज के हैं ये भी आगे चलकर पता चल जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पर मोशन उन लोगों से इजाजत लेकर अलग डायरेक्शन पर जाना चाहता था, जिस पर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान होती है और वो मोशन को रोकना चाहती थी, मगर बाशियन जी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएगा, उसे फिलहाल एक बहुत ही जरूरी काम निपटाना है। तो 7th प्रिंसेस कहती है मैं जानती हूँ कि उसकी प्रॉब्लम्स उसकी प्राइवेट प्रॉब्लम से, मगर
आखिर ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है कि जो वो मुझसे छुपा रहा है? क्या उसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जो वो मुझे बता भी नहीं सकता? मगर बाशिंजी उससे कहता है कि चलो हमें इंपीरियल एकेडमी वापस जाना है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से प्रीस्ट आज ही रिजाइन करके यहाँ से जाने वाला है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट वो टाई एकेडमी को छोड़कर जा रहा होता है। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी लिख दिया था, मगर जैसे ही वो वहां से जाता है तो उस एकेडमी के बाहर मौजूद क्लीन ड्रैगन वो से ग्रैंड प्रीस्ट के साथ निकल जाता है। मगर ग्रैंड प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ जाना चाहते हो, मगर तुम मेरे साथ कब तक रहोगे? वैसे भी मेरी एज काफी ज्यादा हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब आजाद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं मर जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें एक और मास्टर की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही वो क्लीन ड्रैगन धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे अपने साथ ले लीजिए। आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगा? तो मास्टर कहता है कि तुम बाय नेचर आजाद हो, तुम्हें आजाद ही रहना चाहिए। और अगर तुम किसी मास्टर का साथ चाहते हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें कोई नया मास्टर मिल जाए। मेरी एज कंप्लीट होने वाली है और मैं काफी जल्दी मर जाऊंगा। ये कहने के साथ वो उस क्लीन ड्रैगन को भी छोड़कर वहां से जा रहा होता है। जिसे ही मास्टर टाई एकेडमी के गेट तक पहुंचता है तो वहां पर इंपीरियल मास्टर उससे कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ से जा रहे हो। क्या तुमने एक मर्तबा भी एम्परर को ये नहीं कहा कि वो तुम्हें थोड़ा सा और टाइम दे? तो मास्टर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर एम्परर के लिए नहीं आया था। तो फिर इंपीरियल मास्टर कहता है अच्छा तो फिर तुम किसके लिए आए थे? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुमने मुझे इनवाइट किया था तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था और आज तुम मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हो। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि मेरे दोस्त तुम लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन को फील करने वाले हो, मगर तुम्हारा ये मेंटल स्टेट काफी ज्यादा हाई है। मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे मेंटल स्टेट तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने जब से सुना है कि तुम टाई एकेडमी छोड़कर जाने वाले हो उस दिन से लेकर मेरा दिल काफी ज्यादा परेशान रहता है। हम दोनों ने काफी लंबा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे अच्छी तरह से जानता हो। तुम ही मुझे सबसे बेहतर समझते हो। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बारबेरियन क्लान में अचानक से विच क्लान का एक किंग आ जाता है और वो वहां पर आते ही बारबेरियंस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि मार्शल खान को जाने किसने दिया? तो वहां पर गॉन्सुओ फौरन बाहर आता है और वो कहता है कि मैंने उन्हें जाने दिया, ये मेरा ही ऑर्डर था। अगर हम लोग उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते तो फिर मेरे बारबेरियन क्लान के बहुत सारे लोग मारे जाते, और अगर हम लोग उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते तो ऊपर से यानकांग आर्मी बॉर्डर पर हमारे साथ जंग छेड़ देती। ये सुनकर वो विच किंग कहता है कि तुम किसके बेटे हो? मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। तो वो लड़का कहता है कि मैं बांदी खान का यंगेस्ट सन हूँ, मेरा नाम बान गॉन्सुओ है। मेरे फादर ने ही मुझे कुछ दिन पहले इस पोस्ट पर असाइन किया है। मैं काफी पावरफुल हूँ और इस जगह को अच्छी तरह से गार्ड भी कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो विच किंग उसे घूर कर देखता है और उसकी बॉडी को चारों तरफ से अच्छी तरह से एग्जामिन करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है। वो उस लड़के के बारे में कहता है कि तुम्हारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन तो सच में लाजवाब है। विच लॉर्ड ने मुझे एक होली बॉडी को ढूंढने के लिए कहा था। मैं इतने लंबे टाइम से इसी होली बॉडी को ही तो ढूंढ रहा था। फाइनली ये आज मुझे यहाँ पर मिली है। ये कहने के साथ ही वो फौरन से गायब होकर गॉन्सुओ के पीछे आ जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विच लॉर्ड वो दोबारा से अपने एंसेस्टर के पास आता है और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर की तरफ देखता है तो वहां पर वही स्केलेटन बॉडीज दोबारा से ग्लो करना शुरू कर देती हैं और गॉन्सुओ ये सब देखकर काफी सरप्राइज होता है। जिसके बाद विच लॉर्ड वो डाजुन से कहता है कि हमने उस होली चाइल्ड को ढूंढ लिया है। इस बच्चे की बॉडी के अंदर एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन पावर है जिसकी शायद आपको जरूरत थी। ग्रासलैंड में पिछले हजारों सालों में कोई भी ऐसा वॉरियर पैदा नहीं हुआ था, मगर फाइनली ये लड़का हजारों सालों के बाद अपीयर हुआ है। ये कहने के साथ ही वो फौरन से वहां से पीछे हट जाता है और डाजुन वो जब उस लड़के की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इस लड़के की बॉडी उसके लिए काम की है। वो फौरन से अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसकी वजह से गॉन्सुओ को काफी तकलीफ होती है। मगर जब डाजुन वो उसे अपने बिल्कुल करीब ले आता है तो हमें दिखाया जाता है कि डाजुन वो अपनी पावर और अपनी एनर्जी सीधा उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। तो वो एनर्जी एक लम्हे के लिए उसकी बॉडी के पास आकर रुकती है और फिर
एक झटके के साथ वो उसकी बॉडी के अंदर तेजी से अंदर जाना शुरू हो जाती है और फिर डाजुन वो अपने डिसाइपल्स से कहता है कि अब तुम लोगों का काम है। इतना कहने के बाद विच लॉर्ड वो उस पावर का इस्तेमाल करते ही वहां पे मौजूद जितने भी स्केलेटन बॉडीज होती हैं उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर उन डिवाइन बॉडीज के साथ कनेक्ट होती है तो वो सारी की सारी दोबारा से जिंदा हो जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जितनी भी स्केलेटन बॉडीज हैं ये असल में डाजुन की प्रीवियस बॉडीज हैं। वो पहले इन बॉडीज में रीइंकार्नेट हो चुका था और अब जाकर वो एक नई बॉडी को अचीव करने वाला था। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक वो दरवाजा दोबारा से खुलना शुरू होता है तो डाजुन उन लोगों से कहता है कि जो भी आज मारा जाएगा वो मारा नहीं जाएगा, वो दोबारा जिंदा होगा और मेरी रीइंकार्नेशन को रोकने के लिए नेदर वर्ल्ड के लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। वो विच लॉर्ड और अपने बाकी डिसाइपल्स से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और वुखान अपीयर होता है। उसके साथ उसकी वो एक अजीब तरह की लैंटर्न भी मौजूद होती है जिसकी लाइट से उसने एक मर्तबा मोशन को फ्रीज कर दिया था। वुखान वहां पर देखता है कि डाजोन वो एक डिवाइन बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने आप को उस बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकार्नेट करना चाहता है। तो उसे रोकने के लिए वुखान वो फौरन से एक पेपर आर्मी क्रिएट करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी पेपर आर्मी आ पहुंचती है और वो विच क्लान पर हमला कर देती है। और दूसरी तरफ से डाजोन वो उस डिवाइन बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को ट्रांसफर करता जा रहा होता है मगर वुखान उसे रोकने के लिए अपनी आर्मी को फौरन से वहां पहुंचा देता है और वो जैसे ही डाजोन को रोकने की कोशिश करते हैं तो विच लॉर्ड फौरन से वहां पर अपनी डिवाइन सील्स का इस्तेमाल करते ही एक बहुत बड़ी स्पिरिट वॉल खड़ी कर देता है जिसके साथ वो उन सारे के सारे पेपर वॉरियर्स को रोकने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो जितनी भी रीइंकार्नेटेड बॉडीज होती हैं वो सारी की सारी उनकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। विच लॉर्ड ने वहां पर दो अलग अलग दीवारें खड़ी की थी और उनके बीच में कुछ स्केलेटन्स भी मौजूद होते हैं। जैसे ही पेपर आर्मी वो उस बैरियर के करीब पहुंचती है तो वो अपने स्पीयर के साथ उसे तोड़ना शुरू कर देती है मगर यहाँ पर वो स्केलेटन बॉडीज और विच लॉर्ड वो अपनी पावर के साथ पेपर बॉडीज को जलाना शुरू कर देते हैं मगर वहां पर एक वॉरियर जाता है तो और बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और वो उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देते हैं मगर यहाँ पर डाजोन की रीइंकार्नेटेड स्केलेटन बॉडीज वो उनकी मदद करने के लिए दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करती हैं और उन पेपर आर्मीज के साथ फाइट करती हैं और वहां पर एक नई दीवार खड़ी कर देती हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन पेपर आर्मीज के ऊपर बड़े बड़े आग के गोले बरस रहे होते हैं जिसकी वजह से वो सारे पेपर वॉरियर्स जल रहे थे मगर उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहे थे। जितने वॉरियर्स मरते थे उससे डबल वहां पर आ पहुंचते थे और देखते ही देखते वो दूसरी वाल भी पूरी तरह से क्रैक हो जाती है और उसकी पावर खत्म हो जाती है जिसके बाद पेपर वॉरियर्स अंदर घुसते ही पहले तो उन स्केलेटन बॉडीज का काम तमाम करते हैं और उसके साथ साथ वो विच लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि विच लॉर्ड वो कोई अटैक कर पाता अचानक से वुखान वो अपनी उस लैंटर्न का इस्तेमाल करते ही विच लॉर्ड की सोल को कैप्चर कर लेता है और उसे खींचकर उस लैंटर्न के अंदर बंद कर रहा होता है जिसकी वजह से विच लॉर्ड काफी जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी सोल एक्सट्रैक्टिंग में उसे काफी तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ वहां पे मौजूद जितनी भी स्केलेटन बॉडीज होती हैं वो सारी की सारी डेड हो जाती हैं और पेपर वॉरियर्स वो सीधा विच लॉर्ड की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे उस पर अपना स्पीयर अटैक करते हैं तो हमें दिखाया जाता है वहां पर हर एक चीज अपनी जगह रुक सी जाती है और विच लॉर्ड के पीछे किसी का हाथ दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि गोंडसुओ होता है। डाजुन ने अपनी बॉडी को रीइंकार्नेट कर लिया था और वो अब पूरी तरह से रीइंकार्नेट हो गया था जिसके बाद वो उन सारे के सारे पेपर वॉरियर्स को जलाकर राख कर देता है और यहाँ तक कि पूरी की पूरी आर्मी ही जलकर राख हो जाती है। और वुखान देखता है कि उस लैंटर्न के अंदर से वो विच लॉर्ड की सोल को भी वापस खींच लेता है जिसकी वजह से विच लॉर्ड दोबारा जिंदा हो जाता है और अपने पीछे गोंडसुओ को देखता है तो वो काफी सरप्राइज होता है मगर जब वो डाजोन की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से इस स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसे पता चल जाता है कि विच लॉर्ड अब रीइंकार्नेट हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वो विच लॉर्ड वहां पे मौजूद जितने भी रीइंकार्नेटेड स्केलेटन बॉडीज होती हैं वो उन सबको उनकी जगह वापस से रीइंकार्नेट करना
शुरू कर देता है, यानी कि वो बॉडी दोबारा से अपने पहले वाले शेप में आ जाती है। और दूसरी तरफ से वो खान वो उस लैंटर्न की तरफ देख रहा होता है और इस तरफ डाजोन वो वहां पे मौजूद उस पोर्टल को पूरी तरह से क्लोज करके वो खान का रास्ता बंद कर देता है। और इस तरफ विच लॉर्ड कह रहा होता है कि ग्रेट लॉर्ड, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने फाइनली अपनी बॉडी को रीइंकार्नेट कर लिया है। और क्योंकि आपने एक न्यू बॉडी अचीव कर ली है तो अब हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, चाहे हेवनली खान खुद क्यों ना आ जाए या फिर यान कांग आर्मी ही क्यों ना आ जाए। अब हम लोग अपने सामने आने वाले सारे ही रास्तों को क्लियर कर देंगे, हमारे रास्ते में कोई भी कांटा नहीं बिछा सकता। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो इंपीरियल मास्टर ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि आज से कई साल पहले मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता था, पता नहीं आपने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। आखिर आप ऐसा क्या चाहते थे कि जो मैं आपका डिसाइपल बनकर कंप्लीट नहीं कर सकता था? क्या आपने मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचा था जिसके बारे में मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा? क्या मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो सब कुछ अचीव कर पाऊंगा जिसके बारे में आपने सोचा है? हालांकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मगर उसके बावजूद भी मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए अब भी बहुत कुछ सीखने को रह गया है। मगर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारे अंदर एक ग्रेट टैलेंट है और मुझे इतना पता है कि फ्यूचर में तुम मुझे सरपास कर जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता था। मगर उसके बाद में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुआ था। मगर यहाँ पर वो इंपीरियल मास्टर कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि हम लोग जिस राइटियस पाथ पर जा रहे हैं, क्या ये वही राइटियस पाथ है जिससे हम लोग इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं? क्योंकि बाकी लोगों की नजरों में हम लोगों ने जो पाथ चूज किया है वो राइट पाथ नहीं है, मगर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। हमने एक साथ मिलकर यानकांग किंगडम में स्कूल्स खड़े किए, यूनिवर्सिटीज बनाई और यहाँ तक कि हमने एक इंपीरियल अकेडमी भी बना दी है और साथ में हम लोग यहाँ पर रिफॉर्म्स भी करवा चुके हैं। यानकांग किंगडम को हमारी अचीवमेंट्स कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमने कितने ही सेक्ट्स को इनके लिए एक जगह इकट्ठा किया है और कितने ही स्टूडेंट्स को हमने कितनी सारी टेक्निक्स सिखाई हैं। नॉर्मली सेक्ट्स वो आम लोगों को अपना डिसाइपल्स नहीं बनाते, मगर हम लोगों ने नॉर्मल इंसानों को भी अपना डिसाइपल बनाया और उन लोगों को भी उन सेक्ट डिसाइपल्स के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। शायद न्यू जनरेशन को हमारी कुर्बानियों का अंदाजा भी नहीं होगा कि हम लोगों ने ये सब अचीव करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बाकी लोग तो शायद हमें ये सब काम करने के लिए क्रिमिनल समझते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। पर मेरा दिल हमेशा से इस बात को मानता है कि हम लोगों ने जो कुछ किया है यही सही था। मगर यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट उससे कहता है कि बाकी लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो, जो सही है वो हमेशा सही रहेगा, कि लोगों सोचने से सही कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अब अपने आगे की जर्नी पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारी आगे की जर्नी में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। मेरा लाइफ स्पेन अब खत्म हो चुका है तो शायद मैं अब तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ, तुम्हें बस अब सिर्फ खुद पर ही रिलाई करना होगा। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अपनी हाफ लाइफ तक टीच किया है, मैंने तुमसे जो कुछ भी सीखा है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हम दोनों का पाथ एक ही है तो हमें वैसे भी एक दूसरे को सपोर्ट करना ही था। चलो अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने सेक्ट में एक नए मास्टर को असाइन करना है, तो मुझे इसके लिए जल्द से जल्द जाना होगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है। वो एक विलेज से गुजर रहा था, वहां पर उसे दिखाई देता है कि उस विलेज के लोग रोते हुए उस विलेज को छोड़कर जा रहे हैं और वहां पे उन लोगों के घरों में भी आग लगी हुई थी, जिसे देखकर मोशन समझ जाता है कि शायद बाकी के सेक्ट्स ने अभी से ही यानकांग किंगडम के साथ गद्दारी करना शुरू कर दी है और उन लोगों को पता चल गया है कि इंपीरियल मास्टर वो रिजाइन कर चुके हैं। वहां पर यानकांग किंगडम की आर्मी फौरन से उस विलेज की तरफ जा रही होती है ताकि वो उन वॉरियर्स को मारकर भगा सके। और मोशन कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के जाने के बाद यानकांग किंगडम बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएगा और उसके दुश्मन इसी मौके के ही इंतजार में थे और शायद हो सकता है कि आगे चलकर यानकांग किंगडम पर बहुत बड़ी तबाही आए। इतना कहने के बाद वो आगे कुछ फार्मर्स को देखता है जो कि अपनी फसल की कटाई कर रहे होते हैं। जब ग्रैंड प्रीस्ट वहां पर आता है तो वो देखता है कि मोशन वो उन फार्मर्स को फसल काटने के लिए एक टेक्निक बता रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि हम लोग इस टेक्निक के जरिए न सिर्फ इस घास की कटाई कर सकते हैं बल्कि इसके जरिए हम लोग मल्टीपल सोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो कुछ सोर्ट्स क्रिएट करते हुए उस घास की कटाई करता है तो वो पल भर में ही पूरे ग्राउंड को साफ कर देता है। जिसके बाद वो उन सारे ही फार्मर्स से कहता है कि जब तुम लोग इस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि रूल्स को फॉलो मत करना।
अगर कोई शख्स तुम्हें कहे कि इस टेक्निक को इस लिमिट तक प्रैक्टिस किया जा सकता है तो उसकी बात को बिल्कुल भी मत मानना। वो लोग उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और एक फार्मर उससे आकर कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम हमें भी ये टेक्निक सिखाओगे ताकि हम लोग आगे चलकर अपनी फसल की कटाई इतनी आसानी से कर सकें। हमें इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, अगर आप हमें ये टेक्निक सिखा देंगे तो हम अपनी फसल की कटाई जल्दी कर लेंगे और हमारे पास काफी टाइम बच जाएगा, तो उस टाइम में हम लोग अपने बाकी के दूसरे काम भी कर लिया करेंगे। और एक लेडी कहती है कि हाँ, अगर हमारे पास कुछ ज्यादा पैसे होंगे तो हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ा पाएंगे। इतने में ग्रैंड प्रिंस कहता है कि वाह, तुमने काफी अच्छी तरह सिखाया है। तो मोशन कहता है कि मास्टर और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ग्रैंड प्रिंस कहता है कि मैं अपनी डिवाइन स्क्रिप्चर बिल्कुल सही बंदे को दे रहा हूँ। आज तुम्हें इस तरह लोगों की मदद करते हुए देखकर मुझे फील हुआ है कि मैं जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। हमारे जितने भी पहले वाले सेक्ट लीडर्स थे वो सारे ही बेवकूफ थे। वो बस हमेशा से कुछ लोगों की इंप्रूवमेंट्स के बारे में ही सोचा करते थे, मगर तुम्हें देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तुम एक एम्परर बनने के लिए ही पैदा हुए हो, क्योंकि तुम हर एक की परवाह करते हो। और पीछे से वो फार्मर्स कह रहे होते हैं कि अभी अभी इस लड़के ने उस आदमी को शायद अपना मास्टर कहकर पुकारा है, और दूसरे एल्डर को उसने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहा है। क्या ये लोग वाकई में उसके कोई मास्टर्स हैं? अगर वो इसका मास्टर है तो फिर ये लड़का कौन है? और अगर इस डिसाइपल की नॉलेज इतनी ज्यादा है तो फिर इसके मास्टर की नॉलेज कितनी होगी? इतना कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।